डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान में काम करता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी, लेकिन अब वो कोमा में जा चुके हैं। उनके माथे पर एक अलग सा निशान बना हुआ है, जैसे उनकी तीसरी आंख निकल आई हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक यहाँ के एक पागल खाने में हो रहा है। वहां पर भी कई लोग इसी तरह कोमा में जा चुके हैं और उनके माथे पर वैसी ही तीसरी आंख जैसे निशान उभर आए हैं। और वहां पर मौजूद है एक लड़का जिसका नाम है जय। वो हिंदुस्तानी लड़का यहाँ पागल खाने में है और उसका इतिहास भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। उसके आसपास एक ऐसा प्रेत है, एक ऐसा भूत है जो हमारे गैजेट से भी पार पा रहा है। मैंने उस कमरे में गैजेट्स लगाए थे, रेडिएशन छोड़ी थी। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो दूसरी दुनिया से उस रेडिएशन को पार कर पाए, लेकिन वो शैतान जय के मुंह से निकल आया था। घबराहट के मारे मैं वहां से बाहर निकला और सीधा गार्डन में पहुंच गया। अब मैं ये नहीं जानता था कि आगे क्या करूं। हेनरी ने मुझे जो भी सिखाया था, जैसे हर चीज़ नाकाम हो चुकी थी। हेनरी कितने सालों से भूत पकड़ने का काम कर रहे हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ चुके हैं और उन्होंने ये ज्ञान मुझे इस तरह छोटा करके बताया ताकि मैं भी इसका इस्तेमाल कर पाऊं। लेकिन अब हेनरी कोमा में है और मैं जितनी जानकारी का इस्तेमाल कर सकता था कर चुका हूं। क्या करूं मैं अब? इसके बाद क्या ढूंढूं मैं? कहां से शुरुआत करूं? उस गार्डन में बैठा अकेला मैं कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। उस पागल खाने से बार बार डर कर कुछ नर्स बाहर की तरफ भागती। कोई भी उस पागल खाने के अंदर नहीं जाना चाहता था और सरकार की तरफ से स्पेशल टीम अब उस पागल खाने के अंदर भेज दी गई थी। जय को एक कमरे में रखा गया था और वो टीम भी कुछ अलग चीज़ों की जानकारी रखे हुए थी, जिसके बारे में शायद मुझे तक नहीं पता था। एक सीनियर ऑफिसर उस पागल खाने के बाहर लगा दिया गया था और नर्स पर ज़बरदस्ती करके उन्हें अंदर भेज दिया गया था। उन्हें तो अपना काम करना ही था, लेकिन यहाँ कैसी घटनाएं हो रही हैं उसका विवरण मुझसे कांग्रेसमैन भी मांग रहा था। क्या जवाब देता? 2 घंटे उस गार्डन में मैं बैठा रहा था, उस पागल खाने की तरफ देखता जा रहा था और अंत में मैंने निर्णय लिया। शुरुआत से शुरू करता हूँ। आखिर जय कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे उससे भूत चिपका? अब जय तो वो सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो शैतान उसके मुंह में बैठा हुआ है। वो शब्दों को बाहर निकलने नहीं देगा। मुझे इसका इतिहास खुद ही ढूंढना होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से करूं? मैं करता हूं इस पागल खाने की वो डायरी से। मैंने नर्स को कह दिया था यहाँ की जितनी डायरीज हैं उन्हें इस पागल खाने से बाहर लाया जाए। मैं खंगालना चाहता हूँ, जय की हिस्ट्री जानना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे वो डायरी ला दी थी। कब वो इस पागल खाने में आया, कैसे कैसे उसका इलाज हुआ, सब जानकारी उस डायरी में थी, उन फाइल्स में थी। उन फाइल्स में इसकी जानकारी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि इसका कोई पुश्तैनी नाम नहीं है। जय है सिर्फ इसका नाम। ना इसके माता का नाम किसी को पता है, ना इसके पिता का नाम किसी को पता है। ये कहाँ पर रहा करता था, कब से अनाथ हुआ, कोई इसकी जानकारी नहीं रखता था। फाइल्स में उन पन्नों को फाड़ दिया गया था। अब कैसे ढूंढ पाता आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? लेकिन फिर भी उस फाइल्स में कुछ एड्रेस दिए गए थे जहाँ से इसकी नर्स को पता लगाना था। जब भी किसी पागल खाने में कोई भर्ती होता है, वो खुद की जानकारी ना दे तो नर्स को डिटेक्टिव को इतला देनी होती है। वो डिटेक्टिव उस पागल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पन्नों को फाड़ दिया गया था। इसके बाद कई डिटेक्टिव्स ढूंढने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये फाइल्स बंद कर दी। कोई जान नहीं पाया फाइल्स को बंद क्यों कर दिया गया। ये अनाथ है और कहाँ पर पड़ा, कहाँ से आया, किसी के पास जानकारी नहीं थी। अब मैं भी एक जगह पर ठहर गया था तो समझ नहीं पा रहा था आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। लेकिन एक नर्स का एड्रेस दिया गया था। 5 साल पहले उस नर्स ने डिटेक्टिव को वो फाइल बना कर दी थी।
इससे सवाल किए थे, इसने जवाब भी दिए थे। उस नर्स के पास इसकी जानकारी तो होगी ही। उस एड्रेस पर पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लगता और मैं गाड़ी उठाकर सीधा उस तरफ निकल लिया था। जैसे ही मैं उस नर्स के घर पहुंचा, मुझे एक और झटका मिल चुका था। वो नर्स आधी पागल हो चुकी थी और एक कुर्सी पर हमेशा बैठी रहती, किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। मैं जब उसके सामने बैठकर उससे सवाल कर रहा था, उसका बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था, माँ पिछले कई सालों से इसी तरह से इस कुर्सी पर बैठी हुई है। माँ का कहना था कि भूत प्रेत होते हैं। इससे पहले माँ कभी भी भूतों पर यकीन नहीं किया करती थी, लेकिन उस पागल खाने में 5 साल पहले कुछ हुआ था, जिसके बाद माँ भूतों पर यकीन करने लगी। लेकिन कुछ समय पहले से कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें भयानक भयानक सपने आना शुरू हो गए। उन सपनों ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। हमने इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन माँ ठीक नहीं हो पाई और एक दिन वो इस कुर्सी पर बैठी थी और उसके बाद कभी उठ नहीं पाई। वो जैसे इसी तरह सहमी रह गई। ना तो वो पलकें झपकाती हैं, ना जवाब देती हैं। बोलने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन शब्द मुंह से निकल नहीं पाते। मैंने उन नर्स से बहुत सारे सवाल किए थे, वो जवाब दे नहीं सकती थी। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा था, बस थोड़ी सी पलकें वो झपका देती। उनका बेटा कहे जा रहा था बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रोता रोता बाहर चला गया। अब मैं वहाँ बैठकर उनसे कैसे बात कर सकता था, कैसे उनसे सवाल कर सकता था, मैं नहीं जानता था। लेकिन तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं उस गैजेट का इस्तेमाल करूं, जिससे 2 आत्माओं का जुड़ाव किया जा सकता है। अगर इनकी आत्मा से मैं जुड़ाव कर पाऊं, भले ही वो दूसरी दुनिया में भटक कर फंसी हुई हो, फिर भी मैं सवाल तो कर ही सकता हूं। मैंने कोशिश की। मैं उनके हाथ पर हाथ रखे हुए वो पतली सी पट्टी हाथों पर लपेट चुका था। अब मैं उनसे सवाल कर रहा था और वो सिग्नल, भले ही वो मुंह ना खोलती, उनके दिमाग से सीधा मेरे दिमाग तक पहुंच जाते। मैंने उनसे सवाल किया, जवाब मुझे उस गैजेट में भी नहीं मिल रहा था। उनकी आत्मा को भी जैसे कैद किया गया था। वहां सिर्फ वाइब्रेशंस आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे उनका दम घुंट रहा हो। कोई इस तरह से आत्मा का भी दम घोंट सकता है? ऐसी शक्ति का जुड़ाव हुआ था उनके साथ। कोई था जो उनसे भी जुड़ा हुआ था और मैं हैरान हो गया। ये वैसी ही शक्ति थी जैसी उन कोमा में गए लोगों के आसपास महसूस हुई। कैसे कोई ऐसा शैतान है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, जो भविष्य में कुछ करना चाहता है और यहाँ भी उनके दिमाग को रोके हुए है। फिर भी किसी तरह से उनकी आत्मा से कुछ शब्द निकलवाए मैंने। ये एड्रेस था। उन्होंने एक एड्रेस दिया था और मुझे इशारा भी कर दिया था आंखों से कि मुझे यहाँ पर जाना होगा। उनके दिमाग की वाइब्रेशंस मुझे कोड वर्ड में मैसेज दे रही थी और बस बार बार ये एड्रेस। इसके बाद मुझे एक क्लू मिल गया था। अब उस क्लू को ढूंढने के लिए इस एड्रेस पर जाना था। ये एड्रेस एक अनाथ आश्रम का था। उस अनाथ आश्रम में पहुंचते ही मैं जान गया था, शायद जय का जुड़ाव इस अनाथ आश्रम में था। शायद वो यहाँ पर भर्ती था। यहाँ अनाथ आश्रम में पहुँचते ही मुझे कई लोग ऐसे मिले जो बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहे थे। मैं उनसे जय के बारे में पूछना चाहता था और उन्होंने फाइल्स में ढूंढकर मुझे जानकारी दी भी। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं पुलिस की तरफ से भी काम करता हूँ और एक बड़ा केस मेरे पास आया हुआ है। एक शेरिफ का बैच मैंने उन्हें दिखाया और उन्होंने फाइलों का ढेर मेरे सामने लगा दिया। एक ऐसी डायरी जो जय की थी मेरे हाथ लग चुकी थी और सब कुछ उसमें था। जब तक वो इस अनाथ आश्रम में रहा, इस डायरी में लिखता रहा। अब इससे मैं जान पाऊंगा आखिर यहाँ क्या क्या घटा। जय के साथ वो भूत कैसे चिपका, कहाँ से आया और वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि दूसरी दुनिया में उसका अंश तक महसूस नहीं होता। उस डायरी को लिए सीधा मैं घड़ियों की दुकान में पहुंच गया था। अब मैंने पहला पन्ना खोला उस डायरी का। उसमें जो जो शब्द थे मैं आपको उसी तरह से बताता हूँ। हेलो, मेरा नाम जय है और ये पहला पन्ना है। मैं अपनी कहानी शुरू से बताना चाहूँगा। जब मैं 5 साल का था, मैं खेलने की कोशिश तो किया करता था, लेकिन खेल नहीं पाता था। जो भी मेरे दोस्त हुआ करते वो मुझसे दूर भाग जाया करते। लोग माना करते कि मेरे आसपास कोई भूत है
जो मुझे परेशान नहीं करता बल्कि मुझे बचाने की कोशिश करता है। बचपन में मुझे कोई भी पीटने की कोशिश करता तो हाथ लगा तक नहीं पाता, उसका हाथ हवा में फंस सा जाता। कोई मेरे आसपास था जो मेरी सुरक्षा किया करता था, लेकिन मुझे इस बात का जवाब कभी मिल नहीं पाया कि वो कौन है। उसकी आवाज़ कान में नहीं पड़ती, लेकिन मुझे आसपास महसूस होता रहता कोई ना कोई है। इससे पहले माँ मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती थी। 5 साल से पहले मैं क्या क्या किया करता था मुझे याद नहीं है। शायद मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन माँ मुझे बताया करती थी, घर से बाहर मत जाना, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। जब मैं घर से बाहर दोस्त बनाना शुरू हो गया था, तब मुझे पता चला था हर किसी की माँ ये कहती है कि बाहर मत जाना, बाहर अनजान लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ मेरी माँ थी जो ये कहा करती थी कि बाहर मत जाना, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं ये जानना चाहता था और माँ से बार बार पूछा करता, और माँ मुझे घर के अंदर ले आती। मेरे पिता बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करते थे। 5 साल का था मैं, मुझे याद है तब भी मेरे पिता मुझे बेल्ट से मारा करते थे। मेरी पीठ पर बहुत ज़्यादा निशान छप जाया करते थे। तब वो भूत कहाँ हुआ करता मैं नहीं जानता, वो मेरी मदद क्यों नहीं करता था। हर किसी अनजान इंसान से वो मेरी मदद किया करता था। कोई मुझे छू नहीं पाता था, लेकिन मेरे पिता इतनी बुरी तरह से मुझे पीटते थे, पीठ पर निशान छप जाया करते थे, पीठ से खून निकला करता था। माँ बहुत ज़्यादा रोया करती थी, लेकिन वो भूत मेरी रक्षा नहीं करता था। माँ से मैं पूछता था वो भूत कहाँ से आया है। माँ ने बताया था वो भूत हमेशा से तुम्हारे साथ है। जब तुम पैदा हुए थे उसके बाद से ही जैसे वो भूत उस अस्पताल में कहीं से आ गया कि तुम्हारे आसपास रहा। वो शुरू से तुम्हें खिलाने की कोशिश करता, तुम्हारे साथ ही खेलता। जहाँ जहाँ तुम्हें रखा जाता तुम्हारे आसपास महसूस होता जैसे कोई और भी है। जब तुम रोते किसी और के रोने की आवाज़ जैसी भी आती। वो हमेशा से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं माँ से सवाल करता, आखिर मैं ही क्यों, मुझे इस तरह से कष्ट क्यों मिलते हैं। मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा मारा करते थे और मैं उनसे बचने के लिए घर से बाहर भाग जाया करता। मैं किसी के पास जाता, किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझसे डर कर भाग जाता। इसी तरह मैं धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जब मैं 10 साल का था, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मुझे बहुत ज़्यादा डराया करती है। मैं गार्डन में दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। हर रोज़ की तरह जहाँ भी बच्चे खेल रहे होते मैं उनके पास जाता ताकि कोई मेरे साथ भी खेलता। उस वक्त यहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ चला गया। मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और उस रिंग में डालना चाहता था, लेकिन बास्केटबॉल अपने आप उछलती उछलती वहाँ पड़ी थी। सब डर गए थे। उन्हें फिर से महसूस हुआ था वो भूत अब मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे 3 बच्चों ने पीटा था और उस भूत ने मेरी मदद नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे वो पीटे जा रहे थे और बास्केटबॉल दूर हवा में उड़ती हुई अपने आप रिंग में पड़ती जा रही थी। वो मेरी सुरक्षा नहीं कर रहा था, वो जैसे खेलने में लगा हुआ था। शायद पहली बार उसने मुझे छोड़ दिया था। रोता रोता मैं घर आ गया था। मैं ये समझ गया था शायद उसे खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे उसके साथ खेलना होगा। उसके बाद से मैं एक बास्केटबॉल खरीद लाया, उसके साथ खेलने लगा। मैं उसे कभी देख नहीं पाता था, मैं सोच नहीं पाता था वो कैसा है। मुझे सपनों में भी भूत नजर आते। हमेशा एक आईना मेरे साथ होता। जब भी मैं सपने में कहीं जाता वो आईना मेरे साथ रहता। उस आईने में मैं खुद को देख पाता। मेरे जैसा चेहरा उस आईने में अलग अलग हरकतें करता हुआ दिखता, जैसे मैं ही अलग शरीर लेकर अपने सपनों में जा रहा हूँ। बस इसी तरह से जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब मैं 10 साल का था, ये दिसंबर का महीना था, मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो मेरी पिटाई करना चाहते थे एक बेल्ट से। मैं बास्केटबॉल लेकर बाहर खेलने के लिए जा रहा था और मेरे पिता मुझ पर बेल्ट बरसाना शुरू हो गए। वो चाहते थे कि मैं इस उम्र में कहीं काम पर लग जाऊं, पैसे घर पर लेकर आऊं। माँ ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। पहली बार माँ जिद कर रही थी कि वो मुझे ना मारे। माँ के हाथ में एक लोहे की छड़ थी।
माँ ने पिता के सर पर वो लोहे की छड़ मार दी और पिता के सर से खून बहने लगा। मेरे पिता ने शराब की बोतल माँ के सर पर मार दी और मेरी माँ वहीं मर गई। मैं देख रहा था अपनी आंखों के सामने माँ को तड़पते हुए, सर से खून निकलते हुए, और मैं बाहर तक न जा पा रहा था। मेरे पिता ने घसीटते हुए मुझे नीचे वाली काल कोठड़ी में बंद कर दिया। मेरी माँ की लाश भी वहीं पर पड़ी हुई थी। मैं उन्हें बचाना चाहता था, मैं उन्हें अस्पताल ले जाना चाहता था। उनकी शायद आखिरी सांसें चल रही थी, शायद डॉक्टर उन्हें बचा पाते, लेकिन पिता ने ऐसा करने नहीं दिया। 6 घंटे बाद वो काल कोठरी का दरवाज़ा खुला था। अब पिता मेरी माँ को दफनाना चाहते थे उसी काल कोठरी के अंदर। तब पता नहीं क्या हुआ, पहली बार उस भूत ने मेरे पिता पर हमला किया था। मेरे पिता को वहां जो खड्डा मेरे पिता ने खोद रखा था उसी में खींचते हुए वो भूत ले गया। ऊपर मिट्टी डाल दी। अपने आप दम घुटने के कारण मेरे पिता को वहीं मौत मिली थी। मैं उस मिट्टी को हटा तक ना पा रहा था, अपने पिता को बचा तक ना पा रहा था। अपनी माँ को खो चुका था, अब मैं पिता को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उस भूत ने मुझे पकड़े रखा था। वो मिट्टी हटाने तक ना दी थी। वहाँ मैं बाहर आकर चीखें मारता रहा था और मेरी आंखों के सामने वो बास्केटबॉल अपने आप उछल रहा था। वो मेरे साथ खेलना चाहता था। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी, मेरे पिता की मौत हो चुकी थी, और वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता था। मैं चीखता हुआ बाहर गया था और उसके दूसरे ही दिन बदबू आने लगी थी हमारे घर से। पुलिस को किसी ने बुला लिया। घर के अंदर से 2 लाशें मिली और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। मुझे पुलिस स्टेशन भेजा गया, उसके बाद बच्चों की जेल में भेजा गया, और वहाँ पर भी ये भूत हमेशा मुझे फंसा देता। वो हमेशा लोगों को पीटता, लोगों को मार डालता और इल्ज़ाम मुझ पर लगता। मैं पागलों जैसी हरकत करने लगा था। मैं हर किसी को कहता ये मेरा काम नहीं है, लेकिन ये भूत बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग होता जा रहा था। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था, वो ऐसे ऐसे लोगों को मार रहा था, वो उनसे जैसे आत्मा छीनना चाहता था। अब हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी थी उसकी। वो चाहता था आज़ादी, वो आज़ादी चाहता था, लेकिन किससे, इसका जवाब वो नहीं देता। वो किसी को ढूंढ रहा था। वो मुझे हर नई जगह ले जाता, उस जेल से भगा देता, नए नए शहरों में भगा कर ले जाता और मेरी मदद करता। अपने आप गाड़ी के अंदर से उसे अनलॉक कर देता। ये भूत कुछ भी कर सकता था और मुझे पूरे देश में घसीटता जा रहा था। लेकिन पुलिस ने अंत में मुझे पकड़ लिया। मैं पागल घोषित कर दिया गया और उसके बाद इस पागल खाने में आया। यहाँ मुझे बेड़ियाँ लगाकर बंद किया जाता। मैं तो गुस्सा नहीं करता, बेड़ियों से निकलने की कोशिश तक नहीं करता, लेकिन ये भूत मुझे भी बहुत मारता। मुझे इन बेड़ियों से आज़ाद खुद कर देता और इल्ज़ाम फिर से मुझ पर लगता। मुझे एक काल कोठरी में डाल दिया गया। उस अनाथ आश्रम की डायरी में बस यही जानकारी थी। मैं जान ही नहीं पाया अब इसके बाद कैसे पता करूं। वहाँ अनाथ आश्रम में इस मुजरिम को रखा गया था, लेकिन कर तो सब कुछ वो भूत रहा था। आखिर इसके बाद जय के साथ क्या हुआ? अब मैं पहुंचा सीधा उस पागल खाने में। वहां पर भी जय की कोई ना कोई डायरी तो होगी। अगर किसी को लिखने की एक बार आदत पड़ जाए तो वो आदत उससे छूटती नहीं। मैंने वहां जय की डायरी ढूंढ ही ली उस पागल खाने में। उस डायरी को लेकर भी मैं वापस उस घड़ियों की दुकान में पहुंच गया। कई नर्स मुझे रोक रही थी, वो मदद चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से समझना चाहता था आगे क्या हुआ। वो उस बच्चों की जेल से भाग निकला था, वो उस अनाथ आश्रम से भाग निकला था, और उसके बाद वो भूत उसे नई नई जगह पर लेकर जाता। यहाँ इस डायरी में जय ने आगे की अपनी कहानी लिखी है। मैं अलग अलग शहरों में जाने लगा था। वो मुझे नए नए शहरों में घसीट देता। मैं वहाँ भटकता रहता, लेकिन पुलिस से बचा नहीं जा सकता था। पुलिस ने मुझे फिर से पकड़ लिया। एक बच्चा जो इतने जुर्म कर चुका हो, उसको आदतें भी अजीब हो, जो इल्ज़ाम लगा रहा हो भूतों पर, उसे एक पागल खाने में भेज दिया जाता है। मैं पागल खाने में आ चुका था। यहाँ भी वो भूत जैसे किसी को ढूंढ रहा था। जेल में भी उसने बहुत लोगों को मार डाला था। वो जैसे कुछ खास इंसान को ढूंढ रहा था। उसने अब मुझसे बात करना शुरू भी कर दिया था। वो किसी की कैद में नहीं रहना चाहता था।
वो कैद से आज़ाद होना चाहता था, लेकिन कैसी कैद, इसका जवाब वो नहीं देता। उस पागल खाने के अंदर जब उसने बार बार भागने की कोशिश की, वो मेरी बेड़ियां खोल दिया करता और इल्ज़ाम मुझ पर लगता। मैं एक सख्त पागल घोषित हो चुका था। उसके बाद मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। ये वही समय था जब सब कुछ बदला। उस काल कोठरी में मैं अकेला नहीं था, 2 सेल थे वहां पर, जिसे काल कोठरी कहा जाता था। वहां रोशनी तक ना आती थी। वहां कोई और भी था दूसरे सेल में, जेलिसा, एक ऐसी लड़की जो सोती ही रहती है। वो 20 से 22 घंटे सोती है और इसी कारण से ऐसा पागल घोषित कर दिया गया था जिसे काल कोठरी में डाला जाए। वो जब सोती है तो लोगों पर उसका असर होता है। वो किसी को भी कभी भी सुला सकती है। उसके पास अजीब अजीब शक्तियां हैं जो लोगों को सुला देती है और उनके सपनों में जाकर उनसे बदला लेती है। जिसने भी उसे तंग किया, उसके बाद वो सो नहीं पाता था। अगर सोने की कोशिश भी करता तो हफ्ते हफ्ते बस आंखें खुली रहती, सो नहीं पाता। जब तक वो जेलिसा से माफ़ी ना मांगता, उसे नींद नसीब ना होती। और जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता, वो नींद में आकर उसे टॉर्चर करती, बार बार उसे मारती, उसे दर्द देती। उसके पास सपनों की शक्ति है और इसके बाद वो भूत जैसे जेलिसा को भी मारना चाहता था और उसके अंदर से चीखें आ रही थी। उस सेल से चीखने की आवाज़ें, वो भूत जेलिसा पर जैसे हमला कर रहा था और 2 घंटे बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। वहाँ फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। उसके 10 दिनों तक वो भूत मुझे नज़र तक ना आया, मेरे पास तक ना आया, बात नहीं की। 10 दिन बाद मुझे उस काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। मैं समझने लगा था कि उस लड़की की शक्ति ने जैसे उस भूत को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जेलिसा अब नींद से उठ नहीं पा रही थी। वो पक्के तौर पर जैसे नींद में चली गई थी। 10 दिन ऐसे बीत चुके थे उस काल कोठरी में और 20 दिन उसके बाद बीते। मैं उस भूत को महसूस नहीं कर पा रहा था। पहली बार ऐसी आज़ादी मिली थी जैसे साथ चिपका हुआ बचपन का वो भूत दूर चला गया हो। लेकिन असल में 30 दिन बाद ये घटनाएं होना शुरू हो गई। लोग अपने आप सो जाते। उसके बाद कुछ लोग कोमा में जाना शुरू हो गए। उनके माथों पर निशान बनना शुरू हो गए और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो शायद भूत है जो कुछ करना चाहता है और जेलिसा के साथ उसने कुछ बातें की जिसके बाद से ये घटनाएं शुरू हुई। उस डायरी में ये अंतिम पेज था। जय ये सब बताना चाहता था लेकिन मुंह खोल नहीं पा रहा था। वो भूत शायद लिखने की आज़ादी दे रहा था। बस उसने ये लिखा और ये डायरी किसी तरह से मेरे हाथ लग गई। अब मैं ये तो जान गया था इतिहास में क्या क्या हुआ, जय यहाँ तक कैसे पहुँचा और जेलिसा एक ऐसा किरदार, उसकी भी जानकारी पानी होगी। सपनों में जाकर वो क्या करती है? क्या सपनों में जाने का कंट्रोल किसी के पास होता है? कैसे अपनी शक्ति का वो इस्तेमाल करती है और अब वो 24 घंटे सोई कैसे रहती है? अब मुझे सीधा उस पागल खाने में जाना था, जहां जाने से अब हर कोई डरने लगा था। वो सीक्रेट सर्विस के लोग भी उस पागल खाने को छोड़कर भाग चुके थे। बस डॉक्टर और नर्स ही बचे थे। सरकार खुद डरने लगी थी ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आए जा रहे थे बड़े बड़े मंत्रियों के, कांग्रेसमैन के, कि इस किस्से को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए ताकि लोगों तक ना पहुंच पाए। पागल खाने का घेराव हो चुका था और इसे बंद करने के निर्देश तक दे दिए गए थे। सवाल तो यही था, इसे बंद कर दिया जाएगा तो जय को कहाँ भेजा जाएगा? एक ऐसा शापित बच्चा जो जहाँ भी जाता है लोगों को कोमा में भेजता चला जाता है, लोगों को मारता चला जाता है और कुछ नया करने की तैयारी कर रहा है। मैं उस पागल खाने में पहुंचा था और बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। उस बैरिकेडिंग को पार करने के बाद कुछ नर्स बड़े बड़े कपड़े डाले हुए मुझे दिखी। उन्हें ऐसे तांबे के वस्त्र दिए गए थे जिसके अंदर रेडिएशन ना पहुंच पाए। वो तभी बच पा रही थी। आगे कांच लगा हुआ था, जैसे सरकारी तौर पर उन्हें कपड़े भेजे गए थे। जैसे डरते हुए वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा था, लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये माना जा रहा था कि कोई वायरस है जो उस पागल खाने में है और लोगों पर असर कर रहा है और उन्हें मार रहा है।
मैं जानता था सच्चाई ये नहीं है और उस पागल खाने के अंदर पहुंचते ही आवाज़ आने लगी थी जय की, स्वागत है, मुझसे मिलने आए हो तो तुम्हारे लिए भी सौदा तैयार है। ये जय की आवाज़ नहीं, उसके अंदर के शैतान की आवाज़ थी। लेकिन मैं उससे मिलने नहीं आया था, मैं तो जेलिसा से मिलना चाहता था। 24 घंटे सोने वाली लड़की, आखिर उसकी उस भूत से क्या बात हुई थी जिसके बाद उस भूत में ऐसी शक्ति आ गई कि लोगों को कोमा में भेजने लगा। इससे पहले तो वो लोगों को सिर्फ मारा करता था। मैं सीधा पहुंचा जेलिसा के कमरे में और वहां से खराटों की आवाज़ आ रही थी। जेलिसा एक बेड पर लेटी हुई थी, आसपास ढेर सारा खाने का सामान था। वो कुछ समय के लिए उठती, खाती और फिर से सो जाती। मुझे ये बताया गया था, लेकिन यहाँ तो वो सो रही थी। उसके पास पहुंचा, उसे हिलाने लगा। मैं उसे जगाना चाहता था, उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन ज़ोर ज़ोर से हिलाने के बाद भी वो उठ नहीं रही थी। वो इस तरह से नींद में गई हुई थी कि मैं समझ गया जैसे वो कोमा में चली गई हो, लेकिन वो सो ही रही थी। थोड़ा सा हिलाने के बाद जैसे वो थोड़ा होश में आती और हाथ हिलाकर कह देती, सोने दो, और फिर से सो जाती। अब मैंने उसके मुंह पर पानी मारा, तब जाकर वो उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ घूरने लगी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मरना चाहते हो? कैसे मरोगे? जागते हुए या सोते हुए? तुम्हें नींद प्यारी नहीं है? वो मेरी तरफ ऐसे देखकर धमकी दे रही थी जैसे वो कुछ कर सकती है। मैंने भी अब उससे बातें शुरू कर दी। मरना नहीं चाहता हूँ, कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद भले ही तुम सो सकती हो, लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद होने को थी, जैसे वो सोना चाहती हो, जैसे उसे कोई ज़रूरी काम हो जो नींद में वो करना चाहती थी, लेकिन मैंने वो काम खराब कर दिया हो। मैंने उससे ये सवाल भी किया था, सोना कोई काम थोड़े ना होता है, आखिर सोकर तुम्हें क्या मिलता है? मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं कि तुम दिमाग पर असर कर सकती हो। तुम किसी के दिमाग के अंदर घुस सकती हो और वहां जाकर ऐसे अजीब अजीब सपने दिखाती हो। मेरे साथ वैसा नहीं चलेगा। मैं जानता हूं तुम क्या कर सकती हो और मैं दूसरी दुनिया में अपनी आत्मा को रोक सकता हूं तुमसे जुड़ने में। मेरी आंखों के सामने वो हंसने लगी थी। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी दुनिया? कौन सी? वो भूत प्रेत वाली? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वही दुनिया है जहां से मैं सफर कर सकती हूं? हमारी इस दुनिया के सिवा बस भूतों की एक दुनिया होती है। तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। मैं सोती हूं, तुम्हें क्या लगता है समय बर्बाद कर रही हूं? सपने बस दिमाग की सोच नहीं होती। सपने एक दुनिया होती है और मैं निर्माण कर रही हूं नई दुनिया का। सारे लोग वहां पर जाने वाले हैं, सब के सब। कोई कोमा में नहीं गया है, वहां पर आ रहे हैं। स्वागत हो रहा है उनका। दुनिया निर्माण में वो भी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तुम भी आओगे। जब तुम आओगे तुम्हें भी पता चल जाएगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेरे बहुत काम अटके हुए हैं। मुझे जल्दी से सोना है, मुझे सपनों में जाना है, और अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत बुरा होगा, या हमारी दुनिया में तुम्हें किसी जेल में रखा जाएगा। वहाँ सन्न खड़ा हो गया था मैं। मेरी आंखों के सामने वो दोबारा बेड पर लेट गई और सो गई। उसे जैसे एक झटके में नींद आ चुकी थी और मैं हैरान परेशान था, समझ नहीं पा रहा था क्या उसने सच बोला है या नहीं। मुझे तो हेनरी ने यही बताया था, एक हमारी ये दुनिया होती है और समानांतर चलने वाली एक और दुनिया जिसमें भूत प्रेत पिशाच निवास करते हैं और वहीं से वो हम पर हमला करते हैं। लेकिन सपनों की दुनिया, क्या सपने असली होते हैं? क्या वो दुनिया जहां हम सपनों में पहुंच जाते हैं वो असली है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो शायद मुझे पता है। हेनरी की आत्मा कहाँ हो सकती है? ना हमारी इस दुनिया में, ना दूसरी दुनिया में। ये कोई तीसरी दुनिया है, सपनों की दुनिया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। मैं इस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन वो दरवाजे को मैं हाथ नहीं लगा पाया। जैसे अपने आप वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया।
मेरे जूते से भी ज़्यादा छोटा था और नीचे छोटी सी कुंडी बनी हुई थी। अचानक ही ये कमरा जैसे अपने आप बहुत बड़ा हो गया, लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा। चीज़ें अपने आप इधर उधर हिलती हुई हवा में उड़ने लगी थी। वो जेलिसा का बेड भी उड़ते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। एक छोटा सा झरोखा बना था, वहाँ से बाहर से रोशनी अंदर आने लगी थी। हर चीज़ हिलने लगी थी। दीवारें अपने आप ईंटें बदल रही थी। नीचे की ईंटें ऊपर, ऊपर वाली नीचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था ये सब इल्यूजन हो। मैंने सामने दीवार पर हाथ लगाया, मेरा हाथ भी सफ़ेद रंग का हो गया। मेरा हाथ नहीं, वो एक ईंट बन गया था। मैंने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन वो फिर भी ईंट के रूप में ही बना रहा। मैं दूसरा हाथ भी दीवार पर लगाना चाहता था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। हो सकता है ये जेलिसा की शक्ति हो, लेकिन कैसे ये सब कुछ कर पा रही है? सामने वाली खिड़की से ही मैं कूदकर बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगाई, मैं समंदर के बीच था, बिल्कुल समंदर के पानी में डूबता हुआ। मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं तैरकर थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, लेकिन फिर भी वहां तेज लहरें आ रही थी। मैं अब उस कमरे से बाहर ही नहीं निकला था, एक समंदर के बीच पहुंच गया था जहां पर तूफान आया हुआ था। कड़कड़ाती हुई बिजली ऊपर से मुझ पर पड़ने की कोशिश कर रही थी और बार बार मैं पानी के नीचे पहुंच जाता। वो झटका बार बार मुझे लग रहा था और मैं तैरता तैरता आगे बढ़ रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था इस समंदर से, और टापू जैसे बड़ी तेज़ी से उड़ता हुआ मेरे पास आया और पानी में गड़ गया। मैं जल्दी से उस पेड़ को पकड़कर उस टापू पर चढ़ गया। उस टापू पर मैं जैसे ही पड़ा था, रेत अंदर की तरफ धंसने लगी और मैं भी उस रेत में धंसता चला गया। पूरा शरीर उस रेत में धंस गया और मैं सीधा पहुंच गया लंदन शहर के चौराहे पर। यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। मैं आखिर इस चौराहे पर कैसे पहुंच गया समझ ही नहीं पाया। ये कैसी शक्ति का काम किया? मैं उस पागल खाने से निकलकर यहाँ तक पहुँच गया था। अब चलकर दोबारा उस पागल खाने जाना चाहता था, लेकिन ये भीड़ अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो गई। वहाँ जैसे भूचाल आ गया था और दरारें वहाँ सड़क के बीच बनना शुरू हो गई। चलती हुई गाड़ियाँ दरारों में धंस रही थी। ऊपर बिल्डिंग में जहाज टकराए जा रहे थे। हर जहाज जैसे इसी तरफ मुड़ गया हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढहती हुई देखी थी मैंने। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। वो बार बार जैसे कट मर रहे थे, चिथड़े उड़ रहे थे उनके, और अचानक आसमान में चांद धरती के और करीब आता हुआ नजर आया मुझे। धीरे धीरे चांद बड़ा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई शक्ति चांद को खींच रही हो। तेजी से चांद करीब आता जा रहा था, आता जा रहा था, और ये भयानक नज़ारा था। आंधी चलने लगी थी। चांद विशाल हो गया था। धरती के एक कोने में टकराया होगा, शायद वो धमक मुझे सुनाई दी थी। वो भूचाल का एहसास, धरती कांप उठी थी और धरती के अंदर धंस रहा था चांद। धरती को फटते हुए देखा और पैर हवा में उड़ने लगे थे। वो आग का धमाका जिसमें लोगों के चिथड़े उड़ गए और मेरे भी। अचानक आँख खुली। मैं जेलिसा के उसी कमरे में था, खड़ा था दरवाजे के सामने और कुंडी मेरे हाथ में थी। उसे घुमाते ही मैं दरवाजे के बाहर निकल आया, लेकिन आंखें मलते हुए सोच रहा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या? किसने किया ये? जेलिसा ने किया होगा। मुझे सपना दिखाया था एक ऐसा जिस पर कोई यकीन तक नहीं कर सकता। ये साधारण सपना नहीं था, मैं जी कर आया था उस घटना को, असली जैसा। अब तक टांगे कांप रही थी मेरी और मैं चलकर उस पागल खाने से बाहर आया। लोगों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई नई चीज देख रहा हूं। आसमान में चांद ढूंढ रहा था मैं, कहीं सच में चांद करीब तो नहीं आ रहा। यहां लोगों की नजरों में इस तरह आस देख रहा था जो मेरे लिए थी। वो सोच रहे थे कि मैं ही उन्हें बचा सकता हूँ। इस पागल खाने में ये कैसी बला आ चुकी है जिसका निपटारा किया नहीं जा रहा। यहाँ पर जय है जिसके साथ एक भूत है। यहाँ पर जेलिसा है जो सपनों में ऐसी दुनिया में पहुँचा देती है कि सोच से भी आगे निकल जाता है। मैं दोबारा पहुँच गया था जय के पास और दरवाज़ा खोलते ही हंसने की आवाज़ आ रही थी जय के मुंह से। वो नहीं, उसके अंदर से शैतान बोल रहा था,
अब मैं जानता था ये शैतान इस दुनिया में कहाँ से आया हुआ है, सपनों की दुनिया से। इसीलिए जय के मुंह से जब वो शैतान निकल रहा था, मेरी नज़र जय की आंखों में पड़ी। वो सो रहा था, उसके माथे पर हल्का सा निशान बन गया था, तीसरी आंख वाला। वो उस झटके में सपने में पहुंच जाता है जिस समय ये शैतान उसके मुंह से बाहर आता है। इस दुनिया को सपनों की दुनिया से जोड़ दिया है इस शैतान ने। ये कैसा भूत प्रेत है जो सोच से भी आगे निकल आया है। उसने अपना सर और धड़ जय के मुंह से निकाल लिया था, बिल्कुल जय जैसा दिखने वाला भूत। शायद उसका प्रतिबिंब बचपन से ही रहा है ये। वो सामने बैठकर मुझसे बात करना चाहता था। मैं भी अब उससे बात ही कर सकता था, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। उससे बातों बातों में मैं पूछने लगा, चाहते क्या हो? लोगों को मार क्यों रहे हो? तो उसने भी हंसते हंसते कहा, माफ़ करना, पहले मारा करता था मैं, लोगों पर गुस्सा था, जो भी जय को छूता था उसे मारता था, लेकिन अब किसी को मारने में वो मज़ा नहीं है। मारूं क्यों जब गुलाम बना सकता हूँ, अपना साम्राज्य बना सकता हूँ, तो गुलाम बनाने में क्या फ़ायदा? सब मेरे गुलाम बनते चले जाएंगे। हर किसी को सपने अच्छे लगते हैं। वो ज़िंदगी जो यहाँ पर नहीं जी सकते उन्हें सपनों में मिल सकती है। वहाँ जो जैसा जीना चाहता है वैसा मिलेगा। इसीलिए वो कोमा में जा रहे हैं। उनकी आत्मा को मैं आज़ाद कर देता हूँ। सपनों में जो बनना चाहते हैं वो बनते चले जाते हैं। मैंने उससे सवाल किया था, सब कुछ ठीक है? जो यहाँ तुम्हें तंग किया करता था, जिसने तुम्हें परेशान किया या जय को परेशान किया, तुमने उसे कोमा में भेज दिया। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, हेनरी क्यों मेरे दोस्त हेनरी को तुमने कोमा में भेज दिया? ये तुम्हारा ही काम है ना? उसके माथे पर वो निशान वैसा ही जो यहाँ पर कोमा में गए हर एक इंसान के माथे पर है। सच बताओ, तुमने ही भेजा है ना हेनरी को कोमा में? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था, इधर उधर सर हिलाए जा रहा था और अंत में चीख कर बोला, उसे तो जाना ही था, सबसे पहले उसे जाना था। वही कारक है मेरे इस रूप का। मैं आज ऐसा हूँ, शैतान जैसा लग रहा हूँ ना, शैतान जैसा। जय जो अपनी ज़िंदगी जी सकता है इस दुनिया में है, मैं एक अधूरा भूत, एक प्रेत। मैं ऐसा हूँ, इसका कारक वो हेनरी है। उससे तो बदला लेना है, इसीलिए वो भी वहीं पर है, एक कैदी बनकर, आज़ाद भी नहीं होना चाहता। ये तुम्हारे लिए एक धक्का होगा। उसे कैद ज़रूर मैंने किया था, लेकिन अब वो खुद आज़ाद नहीं होना चाहता। जो गुनाह उसने किए हैं, सज़ा भुगतना चाहता है वो सज़ा उसे मिलेगी। हमारी दुनिया में रहम दिल हूँ मैं। उसे सज़ा तो दूंगा, लेकिन इतनी कड़ी नहीं दूंगा। इसीलिए कभी आज़ाद नहीं होगा। तुम उसे मरा हुआ कह सकते हो, अब दोबारा उठने वाला नहीं। लेकिन अगर उससे मिलना चाहती हो तो आओ मेरी दुनिया में, सपनों की दुनिया। वहाँ मिलेगा सब कुछ जो तुम चाहते हो, जो तुमने खोया है। तुम भी आज सोओगे तो तुमसे जुड़ूंगा और जानूंगा तुम्हारी जिंदगी, और तुम क्या चाहते हो वो तुम्हें दूंगा। चलना मेरे साथ हमेशा के लिए मेरी दुनिया में। छोड़ो इस दुनिया को, क्या रखा है इसमें। मैं नई सल्तनत बना रहा हूं, वहां स्वागत है तुम्हारा। मैं उस पागल खाने से बाहर आ गया था। ढेर सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे मुझे। मैं जान गया था यहाँ चल क्या रहा है। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे ढूंढने थे। हेनरी, कैसे उन्हें उन सपनों की दुनिया में कैद किया गया है। मैं ये तो जान गया था उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, सपनों की दुनिया में है। लेकिन कैदी बनकर क्यों फंसी हुई है? बाहर निकलना क्यों नहीं चाहती? क्यों हेनरी वहीं पर रह गए हैं? मैं कैसे उन्हें बचा सकता हूँ? सपनों की दुनिया में जाने का कोई रास्ता मुझे पता नहीं था। मुझे तो बस यही पता है, जब हम सोते हैं सपनों में पहुँच जाते हैं। उस दुनिया का कोई द्वार तो होगा जिससे मैं जा भी सकूं और वापस भी आ सकूं।
मैं भी वहाँ कैदी नहीं बनना चाहता, फिर मैं हेनरी को कभी नहीं बचा पाऊंगा। मैं सीधा घड़ियों की दुकान में पहुंच गया था और ढेर सारी किताबें खंगाले जा रहा था। उनमें से ढूंढ निकालना था मुझे बाहर निकलने का रास्ता। सपनों की दुनिया की जानकारी चाहिए थी मुझे, लेकिन उन किताबों को खंगालते खंगालते एक भी किताब मुझे ऐसी नहीं मिली जो सपनों की दुनिया का विवरण हमें देती हो। कैसे जान पाऊंगा मैं? किसे बात करूं मैं? किससे जान पाऊं मैं? कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है? सपनों की दुनिया में कैद होने के बाद हम कैसे निकल सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? वापस कैसे आ सकते हैं? कौन है जो जवाब दे सकता है? मैं वहीं माथा रखे हुए ये जानना चाहता था कौन मेरे सवालों का जवाब देगा, और आंखों से आंसू निकल आए थे। तभी मुझे वो बड़े से हॉल में पीछे लगा हुआ वो बोर्ड दिखा। ये नया बोर्ड था जो हिंदुस्तान से लेकर आए थे मिस्टर हेनरी। वहाँ पर शायद कोई भूत पकड़ा था उन्होंने, किसी खास इंसान के साथ मिलकर ये भूत पकड़ा था। और उस बोर्ड को पढ़ते हुए नीचे ये लिखा हुआ था, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब जगदीश को ना मिल रहा हो वो इससे बात करे। आखिर कौन था वो? किससे बात करनी होगी? मैं वो फ़ोन घुमा चुका था। वो नंबर मैंने लगाया और वो भारत में नंबर लगा। कोई इंसान था जो यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। उससे कुछ ही सवाल किए थे मैंने और जवाब मिल गया मुझे। सपनों की दुनिया में जाने का रास्ता मिल गया मुझे, और वो इंसान जो सपनों में कभी कैद हो ही नहीं सकता, उससे बात हो रही थी मेरी। वो मेरे साथ काम करने को तैयार था। वो जान गया था कि हेनरी अब कोमा में जा चुके हैं और वो सीधा लंदन आने वाला था। जानना चाहते हैं वो कौन था? विक्टर महाजन। लोग उसे द डेड मैन कहते हैं क्योंकि वो मरा हुआ है, उसकी आधी आत्मा कैद है, इसलिए वो कभी सपने देख ही नहीं सकता, वो कभी सोता ही नहीं। वो मेरी मदद करेगा और शायद उसकी जानकारी के मुताबिक मैं जा सकता हूँ सपनों की दुनिया में, और वहाँ जाकर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा मैं नहीं जानता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि जगदीश अब हेनरी के साथ तो नहीं है, लेकिन द डेड मैन यानी विक्टर महाजन अब जगदीश के साथ है। दोनों मिलकर क्या तबाही मचाने वाले हैं सपनों की उस दुनिया में, आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि आगे बहुत रोमांच भरा हुआ है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।